इस इंसान ने 18 करोड़ को 13 साल में 4000 करोड़ बना दिया। Peter Lynch, the legendary investor and former manager of Fidelity's Magellan Fund, where he delivered one of the greatest track records in Wall Street history. ये कहानी है 1980s में पीटर लिंच की, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी जो आज की डेट में भी अप्लाई होती है। एंड हम इस वीडियो में इस स्ट्रेटजी को यूज करके स्टॉक पिकिंग करेंगे। डिस्क्लेमर, मैं स्टॉक्स को पिक नहीं करता हूं। मैंने बहुत बार अपने वीडियोस में बताया है कि ना मैं इसमें क्वालिफाइड हूं, ना मैं इस पे वक्त खर्च करता हूं, ना मैं इसमें अच्छा हूं। तो मैं किसी भी पॉइंट पे स्टॉक्स पिक करके कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। मेरा पूरा का पूरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, पीएमएस में हो वगैरह। एंड मैं एक लॉन्ग टर्म पैसिव इन्वेस्टर हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ स्ट्रैटेजी क्या है उसके लिए बना रहा हूं। इस स्ट्रैटेजी से कौन से स्टॉक्स निकलते हैं उनको रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। तो प्लीज 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 इस वीडियो को देखकर ये बेवकूफी मत करिएगा कि जो स्टॉक्स निकल के आएंगे उनको जाके खरीद लें। दैट इज नॉट वाइज इन्वेस्टमेंट। अपना होमवर्क करिएगा, इस स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करिए कि क्यों पीटर लिंच ने ये सारे कंडीशंस इंपोज करे ऑन विच स्टॉक्स डज ही बाय। 6 कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, ट्रेलिंग पीई रेशियो 25 से कम होना चाहिए। ट्रेलिंग पीई रेशियो क्या होता है? सबसे पहले तो पीई रेशियो क्या होता है? हर स्टॉक का एक प्राइस है, वो है पी। हर स्टॉक जितना प्रॉफिट कमाता है, विच इज कॉल्ड ई या अर्निंग, उसको पर शेयर के हिसाब से बांटा जाता है। तो फर्ज करिए अगर उसने 100 रुपए कमाए और उनके 100 शेयर्स हैं मार्केट में, तो अर्निंग पर शेयर मतलब ईपीएस या ई फॉर शॉर्ट इज 100/100 मतलब 1। ट्रेलिंग पीई का मतलब आज का जो प्राइस है और पिछले 12 महीने का जो प्रॉफिट है उसका रेशियो। एंड पीटर लिंच बोलते थे कि यार ये जो है ना, ये 25 से कम होना चाहिए। एक्चुअली पीई रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसको यूज करते हैं बिकॉज दैट्स अ गुड एग्जाम्पल और प्रॉक्सी फॉर वैल्यू। अगर प्राइस बहुत ज्यादा है लेकिन अर्निंग पर शेयर उतना नहीं है, तो यूजुअली स्टॉक ओवर वैल्यूड कहलाता है। अगर प्राइस बहुत कम है, अर्निंग पर शेयर बहुत हाई है, तो स्टॉक अंडर वैल्यूड कहलाता है। एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक को हमेशा हमें ढूंढना है, क्योंकि वही स्टॉक जो है वो किसी पॉइंट पर आकर सही वैल्यू के या ओवर वैल्यू के हो जाएंगे एंड वी विल गेट द प्रॉफिट और द ग्रोथ फ्रॉम इट। तो ट्रेलिंग पीई शुड बी लेस देन 25। इस वीडियो में बाय द वे इन सारे कंडीशंस को इंपोज करेंगे टू फाइंड आउट कि ये चलता कैसे है ऑन द एक्चुअल इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन पहले कंडीशन समझते हैं। दूसरा कंडीशन, फॉरवर्ड पीई शुड बी लेस देन 15। फॉरवर्ड पीई क्या है? प्राइस तो वही, लेकिन प्रोजेक्टेड अर्निंग या प्रोजेक्टेड प्रॉफिट या प्रोजेक्टेड अर्निंग पर शेयर क्या है। एंड जाहिर सी बात है कि अगर प्रोजेक्टेड अर्निंग या प्रोजेक्टेड प्रॉफिट ज्यादा है तो ईपीएस ज्यादा हो जाएगा, तो मतलब पीई रेशियो और कम हो जाएगा, क्योंकि प्राइस तो आज ही का है, प्राइस तो हमें आगे का नहीं पता। सो दैट विल टेल यू फॉरवर्ड पीई क्या है। पीटर लिंच के अनुसार वो सारे स्टॉक्स जिनका फॉरवर्ड पीई रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो एट द नेक्स्ट 12-month predicted earning is less than 15, वो वैल्यूएबल स्टॉक्स हैं। ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तीसरी कंडीशन, डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट क्या होता है? कंपनी ने कितने लोन लिया हुआ है। इक्विटी मतलब शेयर्स की वजह से कंपनी की कितनी वैल्यू है। अगर एक कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि उसके चलते वो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि उसके चलते उसके प्रॉफिट कम है, क्योंकि डेट जो है वो इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट स्टेटमेंट में नहीं आती है। बट डेट को पे तो करना है ना, क्योंकि उसका ब्याज पे करना होता है, अल्टीमेटली लोन भी पे करना है। एंड खुदा ना खास्ता अगर कंपनी को कुछ भी हो जाए या इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाए या कहीं कोई करेंसी फ्लक्चुएशन आ जाए एंड दे कांट सर्विस देयर लोन, तो धीरे धीरे कंपनी विल रन आउट ऑफ कैश। सो इसीलिए पीटर लिंच बोलते थे कि यार डेट टू इक्विटी रेशियो जो है ना, वो बहुत हाई नहीं होना चाहिए। मतलब किसी कंपनी का बहुत ज्यादा डेट, बहुत ज्यादा लोन नहीं होना चाहिए। एंड ही सेड द राइट कंडीशन इज लेस देन 35%। द डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 35% से कम है, द कंपनी सीम्स टू बी इन अ गुड फाइनेंशियल स्पॉट व्हेन इट कम्स टू हाउ डू दे कैपिटलाइज और generate extra capital for the company
टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट्स। इसको समझने का एक और तरीका यह है कि अगर आप एक 50 लाख का घर लेते हैं जिसमें 10 लाख आपके, 40 लाख कर्ज के, इज दैट अ बेटर स्पॉट, या 10 लाख का लोन लिया और 40 लाख आपके? क्योंकि दोनों में दाम तो सेम है, 50 लाख, खुद के पैसे का अंतर है एंड कितना कर्ज लिया है उसका अंतर है। पहले केस में जहां आपने 40 लाख का लोन लिया है, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 4 है। दूसरे केस में जहां आपने सिर्फ 10 लाख का लोन लिया है और 40 लाख आपके हैं, आपका डेट टू इक्विटी रेशियो 25% है। सो जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर फॉर वट एवर रीजन आपकी इनकम रुक जाती है, यू विल स्टिल बी एबल टू सर्विस दैट डेट। चौथी कंडीशन, ईपीएस ग्रोथ। ईपीएस ग्रोथ क्या है? अर्निंग पर शेयर, पहले समझाया था पी रेशियो के हिसाब से। अर्निंग पर शेयर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, दिस इज एक्चुअली द बेस्ट मेजर, इवन बेटर देन रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि दिस विल ट्रूली मेजर कि आपका प्रॉफिट मूवमेंट क्या है एट अ पर शेयर लेवल। एंड पीटर लिंच सेज दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 15%। मतलब ऑन एन एवरेज आपका अर्निंग्स पर शेयर 15% सालाना से ग्रो करा है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, 1 साल, 3 साल, 5 साल। पांचवी कंडीशन, एंड दिस वाज अ कंडीशन दैट Peter Lynch, at least in his head, thought was a good condition. I would agree with it, लेकिन कुछ लोग हैं जो बोलते हैं यार यहां ज्यादा वैल्यू नहीं क्रिएट हो सकती। He said कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 40,000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है? शेयर का प्राइस है, उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे विद द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, आपको कंपनी की वैल्यू या मार्केट कैपिटलाइजेशन पता चलती है। दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, ये कंपनी कितनी वैल्यूएबल है अगर किसी को 100% ऑफ द कंपनी खरीदनी हो। एंड पीटर लिंच ओनली वांटेड टू बेट ऑन लार्ज साइज कंपनीज। द रीजन व्हाई आई सेड कि कुछ लोग इससे अग्री नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं यार वैल्यू जो है ना वो स्मॉल कैप, मिड कैप में निकलती है, क्योंकि वो छोटे हैं, उनको अगर आप डिस्कवर कर लोगे तो फिर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं वगैरह, एंड वहां भी वैल्यू क्रिएशन हो सकती है फॉर श्योर। लेकिन पीटर लिंच की स्ट्रेटेजी थी, हम उस पर डिबेट नहीं करेंगे कि वो सही थी या गलत थी। उनकी ये थी कि 40,000 करोड़ से ज्यादा की कंपनी होनी चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू ओनली बी इन द सेफर कंपनीज दैट आई इन्वेस्ट इन। और फिर छठा कंडीशन बड़ा इंटरेस्टिंग, इट्स कॉल्ड PEG, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो। प्राइस इज टू अर्निंग, मतलब PE रेशियो तो पता चल गया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे EPS या अर्निंग पर शेयर के ग्रोथ रेट से। परसेंटेज फॉर्म में जो नंबर होगा वो, मतलब अगर 10% से ग्रो कर रहा है तो 10 से डिवाइड करेंगे। एंड पीटर लिंच बोलते थे कि यार अगर ये रेशियो 1.2 से ज्यादा है तो वो कंपनी इतनी अंडर वैल्यूड या अट्रैक्टिवली वैल्यूड नहीं है। समझने की कोशिश करते हैं इसको क्या है। मतलब पी रेशियो मान लीजिए 15 है, मतलब जितना कंपनी अर्निंग पर शेयर देती है और शेयर का जितना प्राइस है, तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर 15 है, और ईपीएस या अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रहा है 15% से, तो इसका रेशियो क्या हुआ? 1। लेकिन एक दूसरी कंपनी है जिसका पी रेशियो 10 है पर अर्निंग पर शेयर 20% से ग्रो कर रहा है, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 इज 0.5। एंड पीटर लिंच सेड दूसरी कंपनी जो है ना वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा पोटेंशियल है और ग्रो करने का। प्राइस पर अर्निंग रेशियो कम है लेकिन अर्निंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जिस प्राइस पे आप आज खरीदेंगे वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा इफ यू वो टू बाय इट टुडे। दैट्स बेसिकली द थीसिस। अब ये थे पीटर लिंच के 6 कंडीशन जिसके चलते उन्होंने 18 करोड़ को 4,000 करोड़ बनाया इन 13 इयर्स। आइए इन कंडीशंस को एक्चुअल लागू करके देखते हैं, एक्सेल खेलते हैं। इसके लिए मैं टिकर टेप का स्क्रीनर यूज कर रहा हूं, प्रमोटेड पोस्ट नहीं है। दिस इज व्हाट आई यूज, सो यू आर फ्री टू यूज व्हाटएवर यू वांट। ओके, तो सबसे पहले तो ये सारे स्टॉक्स हैं, 3031 स्टॉक्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे, एंड ये मार्केट कैप से हैं। तो पहले मार्केट कैप वाला वो कर लेते हैं फिल्टर, क्योंकि वो सबसे आसान फिल्टर है। 40,000 करोड़ की कंपनी उसको ही देखेंगे, तो हम ऑटोमेटिकली 218 रिजल्ट पे आ चुके हैं। एंड यू विल सी यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं आपके, रिलायंस, HDFC वगैरह वगैरह। अगेन फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि इस पूरे एनालिसिस को कर जो स्टॉक्स निकलेंगे बेवकूफी करके इनको मत खरीदिएगा प्लीज, समझदारी। ओके, सबसे पहले हम करते हैं ट्रेलिंग। तो ये होता है, ठीक है, क्लोज प्राइस डिवाइडेड बाय TTM अर्निंग्स पर शेयर विच इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। तो पिछले 12 महीने का जो प्रॉफिट या अर्निंग्स पर शेयर था उसको हम करंट प्राइस से डिवाइड करेंगे, तो ये निकल के आया। एंड उसने बोला कि यार 0 से 25 इसके बीच में उठेगा। 0 क्यों? क्योंकि अगर नेगेटिव पी हो जाता है मतलब वो प्रॉफिट ही नहीं कमा रहे, तो इसलिए हमने 0 रखा है। तो अब 2018 से रिजल्ट सिर्फ 63 बच गए। ओके,
फिर हम डालेंगे फॉरवर्ड पी ये रहा, ठीक है, क्लोज प्राइस डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ईपीएस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो अगले 12 महीने में या जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें जितना प्रॉफिट वो कमाना वाले हैं उसके आधार पे ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर कितना होगा उसको हम करंट प्राइस से डिवाइड करते हैं। ये उसने बोला 15 होना चाहिए। अगेन 0 लेंगे, क्यों? क्योंकि नेगेटिव फॉरवर्ड पी मतलब इस अगले 12 महीने में या इस फाइनेंशियल ईयर में वो प्रॉफिट ही नहीं कमाएंगे, तो वो भी नहीं चाहिए। तो अब सिर्फ 31 रिजल्ट्स आ गए। नेक्स्ट ईपीएस ग्रोथ, तो हम 5 साल हिस्टोरिकल ईपीएस ग्रोथ, और वो उन्होंने बोला कि यार कम से कम 15% होना चाहिए। ये परसेंट में है तो इसलिए मैं 15 यहां लिख रहा हूं। ये करेंगे तो ये 18 आते हैं, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ से ज्यादा है, ट्रेलिंग पीई रेशियो 25 से कम है, फॉरवर्ड पीई रेशियो 15 से कम है, एंड हिस्टोरिकल या पिछले 5 साल का ईपीएस ग्रोथ रेट ऑन एन एवरेज 15% से ज्यादा है। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें इस पे कैलकुलेशंस करने हैं। अब हम इसे निकालेंगे पीईजी। पीईजी क्या था? आपका ट्रेलिंग, ट्रेलिंग डिवाइडेड बाय आपका ईपीएस ग्रोथ। ये नंबर अगर 1.2 से ज्यादा है तो पीटर लिंच बोलते हैं मजा नहीं करेंगे। सरप्राइजिंगली कोई भी 1.2 से ज्यादा नहीं है, मतलब ये सारे टेक्निकली अंडर वैल्यूड है। अगर हम इसको करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि स्मॉलेस्ट मतलब सबसे कम वैल्यू, मतलब सबसे कम वैल्यू नहीं, सबसे अंडर वैल्यूड से सबसे ओवर वैल्यूड, एटलीस्ट इन दिस सेट। तो पीटर लिंच के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। और प्लीज ये जाकर फिर से दोहरा रहा हूं, खरीदिएगा मत। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है वो बहुत अट्रैक्टिव है, उसका ट्रेलिंग पी रेशियो सिर्फ 6.6 है, फॉरवर्ड 6.65 है, हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट 73.46% है, एंड उसी के चलते उसका पेग रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो 0.09 ही है, एंड इट इज ऑफ कोर्स 1,25,000 करोड़ ऑफ मार्केट कैप। एंड ये सारे फिर हैं, यू विल सी सरप्राइजिंगली पब्लिक बैंक्स काफी हैं, एक्चुअली बैंक्स काफी हैं, स्पेशलाइज्ड फाइनेंस भी काफी हैं। टेलीकॉम में सिर्फ एक ही है, इंडस टावर्स, कंज्यूमर फाइनेंस में श्रीराम फाइनेंस है, इंश्योरेंस में LIC है। यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग व्हिच इज अ वेरी सरप्राइजिंग वन। एक्सिस बैंक वुड बी सरप्राइजिंग फॉर मी, दैट्स जस्ट माय पर्सनल ओपिनियन। हिंडाल्को वुड बी सरप्राइजिंग फॉर मी, NMDC would also be surprising for me, but I think बाकी सब maybe even फेडरल बैंक। Again, प्लीज इसको देखकर स्टॉक्स खरीदना मत शुरू करिएगा। बट दिस इज द अप्रोच दैट पीटर लिंच फॉलोड इन द 1980s, 1990s, is still followed today by a lot of investors to pick what are long-term high-value stocks from a growth potential. अब आप लोगों के लिए 2 सवाल। नंबर 1, क्या इस अप्रोच को एक इंडियन कस्टमाइजेशन की जरूरत है कि नहीं? सो इफ यू रियली ट्रैक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज एंड आपको लगता है कि यार पीटर लिंच की थ्योरी यूएस में तो चल गई थी, 1980s 1990s में चल गई थी, लेकिन 2025 इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर ये थ्योरी नहीं चलेगी, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर है तो क्या है, प्लीज लिखिए कमेंट में। नंबर 2, आपको लगता है कि ये स्टॉक्स अगर कोई खरीदेगा तो वाकई में जाकर उनका क्या परफॉर्मेंस होगा? एक्चुअली आई एम क्यूरियस, अगर मैं BOB को ही देखता हूं तो व्हाट हैज बीन दी स्टॉक परफॉर्मेंस इन जनरल। तो अगर मैं पिछले 5 साल का देखूं तो 426% रिटर्न्स इन द लास्ट 5 years। ओके, अगर मैं फेडरल बैंक देखूं लास्ट 5 years 272। ओके, फेयरली डिसेंट है, मतलब 272 इज ऑफ कोर्स 5 साल के अंदर तो इफ नॉट बैड एट ऑल। ये भी है कि 2020 उसमें आ जाता है जब मार्केट बहुत ही पीक थी, तो इट्स रियली अनफेयर टू क्वालिफाई ऑल ऑफ दिस। बट यू विल सी कि वही है ना, 2020 से बहुत पागलपन आया है, बट देयर वाज दिस टाइम दैट इट डिड नॉट परफॉर्म, जो कि 2017 से 2020 तक का था। लेकिन अगर ये भी लें, कोविड से पहले वाला भी टाइम लें, तो इट वाज नियरली साइडवेज, इनफैक्ट 30% डाउन। अगर मैं BOB भी लेता हूँ, मैक्स करके देखें, ये देखिए राइट, कितने टाइम से, अगर 2009 से 2019 तक 10 साल तक it was literally sideways, very minimal movement। फिर पिछले 5 साल में पागलपन आ गया। अब clearly this shows
कि हिस्टोरिकल 5 साल का ही अगर आप परफॉर्मेंस लेंगे तो 5 साल में तो कुछ स्टॉक्स बहुत पागलों जैसे परफॉर्म किए कोविड के बाद, कुछ लोग नहीं किए, लेकिन दिस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। यही स्टॉक शायद अगले 5 साल तक ऐसे ही फ्लैट रहेगा, हु नोज, या शायद अगले 5 साल में वाकई में बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द लास्ट 5 years। सो दी स्ट्रेटजीज ऑलवेज नीड अ सैनिटी चेक। तो दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि ये अगर 18 स्टॉक कोई इंसान आज खरीद ले तो उसका ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस नेक्स्ट 5-10 सालों में क्या होने वाला है? आई डोंट नो, आई रियली डू नॉट नो। ना मैं एक्सपर्ट हूं, ना मैं इसको प्रिडिक्ट करूंगा, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि आप लोग क्या बोलते हैं एंड व्हाट डू यू थिंक विल हैपन। तो ये थी पीटर लिंच की याद में हिज इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी एंड व्हाट वर्कड फॉर हिम व्हिच मे और मे नॉट वर्क फॉर इंडिया, लेकिन हमने कम से कम समझने की कोशिश करी that what did one of the most successful investors 40 years back think about when it came to stock picking. I hope this is useful. This is Ankur Bariku signing off. मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।